हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और आई एम वर्किंग विद विमेंस प्राइमा मेड एट लाजपत नगर। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है। जी हाँ, इट्स अबाउट एपिलेप्सी। एंड जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इस बारे में रहेगा कि एपिलेप्सी क्या है और इसका क्या इलाज हो सकता है, कैसे शुरू होती है और इससे रिलेटेड क्या क्या गलतफहमियाँ हैं जो हमें करेक्ट करनी है। एपिलेप्सी बेसिकली एक बीमारी होती है जो कि दिमाग में जो सेल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल फायरिंग के कारण से होती है। ये बीमारी जन्मजात भी हो सकती है। ये बीमारी जो है यंग एडल्ट पेशेंट में भी हो सकती है। ये बीमारी एजेड एल्डरली पेशेंट में भी हो सकती है। प्राइमरली देखा गया है कि 80 to 90% पे जो एपिलेप्सी है वो जन्म में के कारण से ही जो सेल में डिस्टर्बेंस आ जाता है, डेवलपमेंट में जो डिस्टर्बेंस आ जाता है उसके कारण से एपिलेप्सी ऑरिजिनेट करती है। और 10 to 20% पेशेंट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ट्यूमर पड़ा होता है ब्रेन में, या कोई खून की सप्लाई जो कम हो जाती है, या फिर जो मेटाबॉलिज्म होता है ब्रेन का वो अफेक्ट हो जाता है, जिस कारण से एपिलेप्सी जनरेट होती है। एपिलेप्सी जो बीमारी है वो बेसिकली बच्चों में बहुत प्रेवलेंट पाई जाती है। उसका बहुत कॉमन कारण है दिमाग में कीड़े का इन्फेक्शन। जो कीड़े का इन्फेक्शन है या टीबी का इन्फेक्शन है ये बहुत प्रेवलेंट है, और इसमें जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो होता है हमारी डाइटरी हैबिट्स। बच्चों को प्रॉपर जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं, हाथ धो के खाना खाना है, या बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, या सब्जियों को या फल को अच्छी तरह धो के खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि ऐसा करें वो, और खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं। ठीक है, ये चीज़ एक है। दूसरा देखा गया एपिलेप्सी जो होती है कि जन्म से प्रॉब्लम होती है कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का माँ के पेट के अंदर, उसमें कई बार हमारे जो वाइटामिन रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि फोलिक एसिड है वो इसके और आयरन है, जिनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली माँ जो होती है, गर्भवती माँ, वो नहीं लेती है प्रॉपरली, तो उससे जो ब्रेन की सेल्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट हैम्पर हो जाती है। और वो जो अनडेवलप्ड सेल्स होती हैं या लेस डेवलप्ड सेल्स होती हैं वो बहुत इरिटेबल होती हैं। तो ब्रेन को अगर किसी भी मोमेंट पे ग्लूकोज या ऑक्सीजन या वाटर कम मिला तो ये वाली सेल्स जो इन पर्टिकुलर होती हैं ज़्यादा इरिटेट होती हैं और ये थ्रो करती हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट, जो कि धीरे धीरे पूरे ब्रेन में फैलता है और फिर वो रिजल्ट करता है एपिलेप्सी। मैं दोबारा आना चाहूँगा कि एपिलेप्सी ये साइंटिफिक जो मैं आपको बता रहा था सारी चीज़ें साइंटिफिक थी। एपिलेप्सी एक कॉमन आदमी के लिए क्या होता है? एपिलेप्सी बेसिकली कॉमन आदमी के लिए होता है कि हाथ पैर में झटके आना, या चेहरे की मांसपेशियों में झटके आना, या पूरे शरीर में झटके आना। पेशेंट बैठा रहता है, बैठे बैठे ब्लैंक हो जाता है, फिर उसकी एक साइड की शरीर की एक्टिविटी शुरू होती है, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी, मतलब उसका अवेयरनेस नहीं होती है। अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है, धीरे धीरे चेहरे से शुरू होती है, हाथ में जाती है और पूरे पैर में जाती है एक साइड के, फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। ये बेसिकली अगर आप देखो किसी पेशेंट को ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए उसको एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे की परेशानी है। अब ये अगर आपको किसी पेशेंट में दिख रहा है तो इसका उपचार उस समय क्या हो सकता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका उपचार ये है कि उस पेशेंट को आप उसके साथ खींचता नहीं मत कीजिए। इस पेशेंट के साथ उसको आराम से पेशेंट को लिटा दीजिए, एक करवट लिटा दीजिए, और कोशिश कीजिए कि इसके मुंह के अंदर एक चम्मच या कोई ऐसी हार्ड चीज़ हो कि काट ना सके। अपनी उंगली को उसके मुंह के अंदर डालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ज़बान बाहर आती है और पेशेंट के दांत बहुत टाइट हो जाते हैं, तो पेशेंट के दांत का ज़बान कटने का डर रहता है, और अगर आपने उंगली से उसकी ज़बान को अंदर करने की कोशिश की तो आपकी उंगली भी कटने का डर रहता है। तो बेटर ये है कि आप उसके मुंह के अंदर एक चम्मच डाल दीजिए जिससे कि वो उसको बाइट ना कर पाए। एक करवट लेटा दीजिए इस पेशेंट को, जिससे कि जो थूक वगैरह जो बन रही है वो सांस के रास्ते में ना जा पाए, क्योंकि अगर वो चली जाती है तो पेशेंट का सडनली अरेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, क्योंकि वो थूक पूरी सांस की नली में जा सकती है। तो उसको एक करवट लेटा दीजिए और वेट कीजिए पेशेंट को, ताकि ये दौरा जो पड़ता है ये अपने आप ही धीरे धीरे 1-2 मिनट में अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। तो आप वेट कीजिए उस पेशेंट का, ताकि वो थोड़ा सा इसका दौरा ख़त्म हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और मीनवाइल अरेंजमेंट कीजिए कि नियर बाय किसी हॉस्पिटल में उसको हम शिफ्ट कर सकें। ये एक लेमैन के लिए मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं। ऐसे में कभी भी उस पेशेंट को पानी पिलाने की, या उस पेशेंट को बिठाने की, या उसको हिलाने की, या उसके हाथ जो भिंच रहे हैं उनको खींचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे ट्रॉमा उसको पेशेंट को कई बार ये देखा गया है कि हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इतना मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है कि अगर आपने उसको खींचने की कोशिश की तो पेशेंट का जो बोन है कई बार वो भी फ्रैक्चर हो जाती है, मांसपेशियाँ अपनी जगह से उखड़ जाती हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि वेट कीजिए, दौरा ख़त्म हो जाए, और तब तक आप अरेंजमेंट कीजिए पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का। ये कॉमन मैन के लिए मेरा सजेशन है।
बाकी कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्सी, प्रॉपर एपिलेप्सी का तरीका होता है या तो दवाई से इलाज होता है। कॉमनली इसका इलाज दवाई से ही होता है। 80-90% पेशेंट में इसका इलाज दवाई से ही संभव है और बिल्कुल संभव है। अगर पेशेंट फॉलो करता है पूरे इंस्ट्रक्शंस, सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करता है तो 1-2 साल की दवाई के बाद ये बीमारी पूरी तरह कंट्रोल में आ जाती है। अगर दवाइयों से किसी तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो होता है सर्जरी। सर्जरी में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ओपन सर्जरी है। ओपन सर्जरी आज की डेट में ऑब्सोलेट हो चुकी है। आज की डेट में जो आ गया है फंक्शनल सर्जरी आ गई है। फंक्शनल सर्जरी में ये होता है कि हम उस एरिया को टारगेट करते हैं जिस एरिया से एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है, और उस एरिया को सिर्फ या वो 1 या 2 या 3 मिलीमीटर का एरिया होता है उसको हम अब्लेट कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, ताकि उस जगह से जो ओरिजिनेट होने वाले जो करंट है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें भी पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज मान लीजिए कि एक पेशेंट में मल्टीपल एरिया से फायरिंग हो रही है तो वो संभव नहीं हो पाएगा सर्जरी से। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि बहुत क्लोज स्टडी चाहिए होती है हमें पेशेंट की, ताकि हम उनको सर्जरी से बेनिफिट दे सकें। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एपिलेप्सी से रिलेटेड हैं। जैसे पहले अब आप किसी छोटे एरिया शहर में चले जाइए तो किसी को लगता है कि ये भूतों की बीमारी है या ये किसी का गलत हवाएं उसके ऊपर चल रही हैं। ये बहुत सारी ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो 2-2, 3-3 साल तक इस चीज़ का इलाज कराते रहते हैं कि किसी झाड़ फूक वाले के पास चले गए, कई बार पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास भी चले जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये होता है कि ये बेसिकली बीमारी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा इन जनरल कॉमन पब्लिक से ये अनुरोध है कि अगर आपको ऐसा कोई भी एपिसोड दिख रहा है किसी में भी, तो अपने घर के पास में या नियरलेस्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट है या न्यूरोसर्जन है उनको जाके उनसे कंसल्ट करें, रादर देन अपने घरेलू सलाह या घरेलू नुस्खे पे इलाज करने का। क्योंकि एपिलेप्सी ऐसी बीमारी है, अगर टाइम से ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ पूरी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन अगर ये बीमारी बिगड़ गई तो ये जान को खतरा भी कर सकती है। एपिलेप्सी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम आती है जो कि कॉमनली महिलाओं से एसोसिएटेड होती है कि महिलाएं इस बीमारी से अगर जो ग्रसित हैं उनकी आगे कैरियर आगे बढ़ा सकती हैं। कैरियर बढ़ जाता है तो शादी कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, शादी हो गई तो बच्चे बेयर कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। तो इस बात पे मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये एपिलेप्सी ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोई छूत की बीमारी नहीं है कि अगर किसी महिला को हो गई तो वो अपने लाइफ में नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकती। एक महिला अपनी पूरी ज़िंदगी नॉर्मली बिता सकती है इस बीमारी के साथ, प्रोवाइडेड डैट कि वो पूरे जो उसको हिदायतें दी गई हैं, जो दवाइयाँ बोली जा रही हैं वो प्रॉपरली टाइम से लेते रहे और टाइम टू टाइम अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करती रहे। दूसरी बात यह है कि वो महिला की शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मेरे ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो हज़ारों की संख्या में ऐसे मरीज़ हैं जो बचपन से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जिन लड़कियों ने अपने कैरियर में बहुत अच्छा किया और जाके आगे शादी की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो आज की डेट में अपने घर को भी संभाल रही हैं। घर को संभाल रहे हैं इस तरीके से कि घर का काम नहीं कर रही हैं, वो घर को फाइनेंशियली संभाल रही हैं। उनके हस्बैंड उनसे नेक्स्ट लेवल पे नीचे पे हैं और वो हायर अथॉरिटी पे बैठी हुई हैं और पूरे घर को चला रही हैं अच्छी तरीके से। ऑफिस भी मैनेज करती हैं और घर आके भी मैनेज कर रही हैं। तीसरी बात ये है जो कि महिला प्रेगनेंसी के दौरान ये दवाइयाँ कैसे खाई जाएँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोएक्स जो होते हैं उनसे थोड़ा सा आप बचें। क्योंकि क्या होता है कि हम दूर जाने के कारण से इस चीज़ को थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि हम किसी स्पेशलिस्ट से ना घर के बगल में कोई बैठा हुआ हम उसी को दिखा लेते हैं, वो जो दवाई देता है उसी को लेना शुरू कर देते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि इसमें एक स्पेशलाइज डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो मेरा अनुरोध है तमाम उन महिलाओं से कि डिस्टेंस को ना दिमाग में रखें, एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलें। क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनकी जो दवाई की रिक्वायरमेंट होती है और जो दवाई केमिकल कंपोजिशन होता है बहुत अलग हो जाता है। तो बेटर ये होगा कि आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जो स्पेशलिस्ट हैं इनके इस फील्ड के, उनसे जाके मिलें रादर देन अपने घर के पास में किसी भी कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर से जाके सलाह लेने की। आगे मैं बात करूँगा बच्चों की। बच्चों में ये बीमारियां हैं जो एपिलेप्सी की बीमारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनके कॉमन कारण होता है दिमाग में कीड़े हो जाना या टीबी का इन्फेक्शन हो जाना या कोई और इन्फेक्शन हो जाना। तो वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये इनको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, सारे प्रिकॉशंस को उनको फॉलो करना पड़ेगा। प्लस उनके माँ बाप को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे के पास एक कार्ड रहे जिसमें कि उसका नाम, नंबर, स्कूल का पता और इमरजेंसी में किस फ़ोन पे कांटेक्ट किया जाए ये उसके पास अवेलेबल रहे। ये इंफॉर्मेशन उनके स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी होनी चाहिए कि ये बच्चे
कोई ये प्रॉब्लम है और उसके स्कूल की टीचर के पास में भी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बच्चा बेहोश होके पड़ा हुआ है क्लास में और टीचर ये सोच रही है कि पता नहीं है क्या बच्चा एग्ज़ाम के डर से बेहोश हो गया है या काम से बचना चाहता है इसलिए नाटक कर रहा है या फेक कर रहा है। तो ये सब चीज़ें टीचर को पहले से पता होनी चाहिए। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। कई बार पेशेंट जो है ऐसे आते हैं जिनको ये कंप्लेंट होती है कि हमारे टीचर ने इनकी टीचर ने ध्यान नहीं दिया। टीचर को ये लग रहा था कि बच्चा एग्ज़ाम से बचने के लिए ऐसे, क्योंकि बच्चे करते हैं ये चीज़ें, बच्चों की नॉर्मल नेचर में होती है। कोई काम नहीं हुआ तो ऐसे बैठ गए या आँख बंद करके बैठ गए या डरने लगे या ऐसे बेहोश होने का नाटक करने लगे। तो टीचर को नहीं पता था उस चीज़ के बारे में। तो वो जब पता पड़ा तो टीचर ने इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज किया कि इसको नहीं पता था। लेकिन जब तक नहीं पता होगा तब तक वो एक्ट नहीं करेंगे। टीचर को बताना पड़ेगा उनके पेरेंट्स को जाके कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो नंबर इमरजेंसी डायल जो होता है वो आप छोड़िए टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास, स्कूल में, कि अगर कोई भी दिक्कत होती है हमें सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए और क्या क्या करना है उनको। टीचर को इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर बच्चे को दौरा पड़ता है तो क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें बच्चे के माँ बाप को टीचर से पर्सनली डिस्कस करके बताना पड़ेगा। क्योंकि टीचर मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, उसको जो समझ में आएगा पैनिक बटन दबता है तो वो इंसान को जो लगता है ठीक वो हो सकता है बच्चे को पानी ही पिला दे। तो ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी उनको कि ये बच्चे को पानी नहीं पिलाना है, बच्चे को बिठाना नहीं है, बच्चे को लिटा के रखना है, कुछ ज़बान मुंह के अंदर कुछ डाल के रखना ताकि बच्चा ज़बान ना काटे, उसकी मुंह में उंगली नहीं डालनी है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक एपिलेप्सी बीमारी से रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आम जनता है इस चीज़ को समझे, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बीमारी लाइलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज पूरी तरह संभव है, प्रोवाइडेड दैट कि हमारी अवेयरनेस कितनी है इस बीमारी के लिए। अगर हम अवेयर हैं इस बीमारी के लिए तो ये बीमारी हमारे ये चुटकियों जैसा सवाल है जो कि हल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में अवेयर नहीं है तो इसकी बीमारी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस बीमारी को बहुत बड़ा बना देती है। ये सब बातें डिस्कस करने के बाद अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक मिर्गी के दौरे की बीमारी के मरीज के साथ सहानुभूति नहीं, उसको आपका साथ चाहिए। तो जो कॉमन पब्लिक है, मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसे बीमारी के लोगों को आप सहानुभूति ना दिखाएं, क्योंकि सहानुभूति से किसी भी इंसान कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ऐसे मरीजों को प्रमोशन चाहिए, ऐसे मरीजों को आपका साथ चाहिए, उनके साथ रहिए, उनको जितना आप सहयोग कर सकते हैं करिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। जो मरीज इस बीमारी से ग्रसित है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से डिस्करेज मत होइए। ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो कब लाइलाज है। इस बीमारी का पूरी तरह इलाज है, प्रोवाइडेड दैट कि आप पहली बात तो आप अपने जो प्रिकॉशन से उनको फॉलो करें, अपने डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करते रहें, और जो भी आपका डॉक्टर आपको बताता है वो उसको नियमित तौर पर आप प्रैक्टिस करें। इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं आपसे पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे मरीज को रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, टाइम से खाने की बहुत ज़रूरत होती है, और प्रॉपर इनटेक ऑफ फ्लूइड यानी कि पानी या लिक्विड इन एनी फॉर्म, क्योंकि ब्रेन को इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम से खाना खा रहे हैं और पानी का इंटेक आपका एडिक्वेट है, तो ये बीमारी का जो रूप है, जो विराट रूप हो जाता है, ये बीमारी बिल्कुल छोटी सी साबित हो जाएगी आपके सामने और इस बीमारी को आप आसानी से जीत सकते हैं। तो अंत में मेरा कॉमन लोगों पब्लिक से यही अनुरोध है कि हम सब लोग साथ में मिलकर इस बीमारी को समझें और इस बीमारी पे विजय हासिल करें। ये पॉसिबल है। धन्यवाद।